हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत दिन से आप लोग मैराथन क्लासेस के लिए कह रहे थे, तो मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है? शैक्षिक प्रशासन की मैराथन क्लासेस आज होगी, ठीक है? देखते हैं कितना कोर्स इसमें कंप्लीट हो जाता है, नहीं होगा तो एक वीडियो और बना दूँगा इसकी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक था वो था संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, ठीक है? सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि संस्थागत नियोजन का मतलब क्या होता है? देखिए, संस्थागत का मतलब होता है कोई संस्था या समूह, ठीक है? संस्थागत मतलब क्या होता है? कोई संस्था होगी या कोई समूह होगा। और नियोजन का अर्थ क्या होता है? तो नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना, ठीक है? इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं इसे, ठीक है? तो प्लानिंग करना। और प्रबंधन का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? तो मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है? अब जान लेते हैं इसके बारे में। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है संस्था या समूह द्वारा बनाई गई योजना, ठीक है? तो सिंपल सा अर्थ है, अगर पूछा जाता है 1 नंबर में कि संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो संस्था या समूह द्वारा बनाई गई योजना को हम क्या कहेंगे? संस्थागत नियोजन कहेंगे। संस्थाएँ अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए नियोजन करती हैं, ठीक है? जो भी संस्था होगी, जैसे मान लिया आप अपना घर बना रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके पास कितना रुपए है, ठीक है? आप उसी हिसाब से खर्च कर पाएँगे घर में। नहीं तो अगर आप चाहें कि यहाँ पे भी फर्नीचर लगवा लें, यहाँ पे टाइल्स लगवा लें, तो आप नहीं कर पाएँगे। जितना आपके पास रुपए होगा उतना ही कर पाएँगे ना। तो वही इसमें कहा गया है कि जो संस्थाएँ होती हैं वो अपनी आवश्यकताओं को देखती हैं कि उनकी आवश्यकता क्या है, फिर अपने संसाधनों को देखती हैं कि उनके पास संसाधन कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो उसको ध्यान में रखते हुए नियोजन करती हैं। तो यही कहलाता है क्या? संस्थागत नियोजन, ठीक है? अब प्रबंधन किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। तो प्रबंधन का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उसका आपको दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना है। दूसरा क्या करना है कि जितने भी लोग आपके काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं आपके लिए, उनके बीच में समन्वय कराना ताकि वो मिलजुल कर अच्छे से काम करें। क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी आप अपने लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रबंधन। ठीक है, तो प्रबंधन का अर्थ क्या हो गया कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए जो लोग हैं उनके कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वो सुनिश्चित की जा सके। जैसे कि कोई कंपनी है, उसे अपना एक उसने लक्ष्य बना रखा है कि उसे इस बार नेट प्रॉफिट है वो 1 बिलियन क्रॉस करना है। ठीक है, वो कैसे कर पाएगा कि उसके पास जो संसाधन है उनका अच्छे से अच्छे वो उपयोग कर ले। दूसरा, जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके कार्यों में समन्वय हो ताकि वो मिल-जुल कर कार्य करें, तभी तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो यही चीज़ कहलाती है प्रबंधन या मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है। अब इस प्रकार अब टोटल जो बताया गया है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन से हमारा क्या तात्पर्य होता है? तो किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों के लिए योजना बनाकर उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सतत प्रयास करना ही क्या कहलाता है? संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन कहलाता है। ठीक है। अब आर के शर्मा ने क्या कहा इसके बारे में वो जान लेते हैं। तो देखिए, आर के शर्मा के हिसाब से याद कर लेना क्योंकि एक ही 2 डेफिनिशन दी है लोगों ने इसकी, ठीक है? तो आर के शर्मा ने क्या कहा कि संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट योजना है, जो किसी संस्था के हितों को साधने एवं उसके समन्वय विकास के लिए बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इससे समाज एवं राष्ट्र की प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। तो सिंपल सी है, आप याद रख लेना कि इन्होंने क्या कहा कि एक विशिष्ट योजना है, जो क्या करती है किसी भी संस्था के जो हित होते हैं, उनको साधने एवं उनके सम्यक विकास के लिए बनाई जाती है, ठीक है? ताकि उसका विकास हो सके। परिणाम स्वरूप क्या होता है इससे? तो समाज एवं राष्ट्र की प्रगति की दिशा प्राप्त होती है, ठीक है? समाज भी प्रगति करता है, ठीक है? राष्ट्र होता है वो भी प्रगति करता है। अब हम संस्थागत नियोजन के उद्देश्य देख लेते हैं, ठीक है? उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम मैनेजमेंट करते हैं, क्यों हम इतनी प्लानिंग करते हैं, ठीक है? तो वो प्लानिंग का उद्देश्य पहले जान लेते हैं। पहला होता है कि संस्था का चौमुखी विकास एवं प्रगति करना, ठीक है? जो भी संस्था आप चला रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ठीक है? वो डेवलप हो सके और उसमें प्रोग्रेस हो सके, प्रगति हो सके, ठीक है? तो इसलिए आप लोग प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की। दूसरा क्या है कि संसाधनों का अधिकतम संभव उपयोग करना, ठीक है? आपके पास मान लीजिए संसाधन जो है वो लिमिटेड है, ठीक है? तो आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि मान लीजिए आपके पास वर्कर तो 5 ही हैं, ठीक है? काम आपको 10 का है, तो कैसे आप उनकी टाइमिंग फिक्स करेंगे, कैसे काम करवाएँगे ताकि वो 10 का काम कर लें, ठीक है? उन्हें दिक्कत भी ना हो, थकें भी ना, ठीक है? जल्दी से जल्दी काम भी हो जाए, तो इसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। तीसरा क्या है कि सृजनात्मक विकास के लिए उत्तम वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, जो क्रिएटिविटी अगर आपको करनी है, तो उसके लिए उत्तम जो वातावरण होता है, उसे तैयार करना, इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। फिर है कि राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना, जो भी राष्ट्रीय योजना वगैरह होती हैं, ठीक है? क्योंकि प्लानिंग ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही चीज़ में होती है, कई सारी योजनाओं में हम प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट है वो भी अपनी प्लानिंग करती है। ठीक है, हम भी प्लानिंग करते हैं, जो बिज़नेसमैन है वो भी प्लानिंग करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। तो जो राष्ट्रीय योजनाएँ होती हैं, उन्हें उचित आधार प्रदान करने के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं ताकि लोगों को तक पहुँचाएँ पहले स्कीम कि इसमें ये है। ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ उसके बारे में फैला दी जाए तो लोग विश्वास ना करें उसपे। तो हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर है कि स्वयं सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन करना, ठीक है? जो स्वयं सेवा है और जो आत्म उपलब्धि है, उसका अध्ययन करना। तो ये संस्थागत नियोजन के उद्देश्य हो गए। ठीक है, आपको 4 याद कर लेने काफ़ी है, ठीक है? किसी में भी उद्देश्य वगैरह आते हैं, उद्देश्य ज़्यादा चेंजमेंट होता नहीं उसमें, ठीक है? ज़्यादा चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं।
अब संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों हमें आवश्यक है? क्यों नीड है हमें इसकी? तो ये है पहला पॉइंट कि संस्था के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ठीक है? आपकी संस्था में जितने भी का वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में सामंजस्य हो, ठीक है? आपस में मिल-जुल कर रहें वो, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन करते हैं। दूसरा है कि संस्थागत नियोजन के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। तीसरा है कि संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए कि हमने क्या किया, प्लानिंग की और किसी को एचआर बना दिया, किसी को मैनेजर बना दिया, ऐसे करके सभी के काम हमने फिक्स कर दिए। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ यार, ये हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमें करना ही करना है। ठीक है? जब कोई अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लगता है, तो वो कार्य अच्छे से करता है। जैसे आपको क्या है, क्लास टीचर बना दिया, तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस क्लास की प्रोग्रेस आपके ऊपर है, कि कैसे वो प्रोग्रेस करेगी। ठीक है? तो इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं हम लोग। फिर है कि उपलब्ध संसाधनों का उत्तम एवं अधिकतम प्रयोग करने के लिए, ठीक है? जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उनका कैसे अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। फिर है कि संस्था के कार्यों में सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए, ठीक है? कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, अच्छी क्वालिटी नहीं है उसकी, ठीक है? तो कैसे उसकी क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? अब हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो सीधा-सा अर्थ है कि हम लोग संस्थागत नियोजन पढ़ रहे थे, उसमें संस्था में हमें नियोजन करना था, उसमें प्लानिंग करनी थी, उसमें मैनेजमेंट करना था, इसमें हमें विद्यालय में करना है। तो विद्यालय प्रबंधन वह कला है जिसके अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय संबंधी मानवीय और भौतिक तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है? तो विद्यालय प्रबंधन क्या है? एक कला है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, ठीक है? शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करने हेतु हम क्या करते हैं, विद्यालय संबंधी जो मानवीय और जो भौतिक तत्व होते हैं उनको हम व्यवस्थित करते हैं। मानवीय तत्व में कौन आ जाएगा? टीचर आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, समुदाय आ जाएगा, ठीक है? प्रिंसिपल आ जाएगा, ये सारे मानवीय तत्व आ जाते हैं। भौतिक तत्व में क्या आ जाएँगे? बिल्डिंग है स्कूल की, फर्नीचर वगैरह ये सारी चीज़ें, ग्राउंड वगैरह ये सब किसमें आ जाता है? भौतिक तत्व में आ जाता है। तो हम इनको व्यवस्थित करते हैं। विद्यालय का प्रबंधन विद्यालय की प्रबंध कमेटी, प्रधानाचार्य के नेतृत्व में कार्य करने वाले शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी मिलकर शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है? अब विद्यालय के प्रबंधन का कार्य कौन करता है? तो जो विद्यालय की जो प्रबंध कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, वो करेगी। ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल जो होता है, उसके नेतृत्व में जो टीचर काम कर रहे हैं, वो करेंगे और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो करेंगे, ताकि जो शिक्षा प्रक्रिया है, उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? तो विद्यालय प्रबंधन एक कला है जिसके अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु हम क्या करते हैं, विद्यालय संबंधी मानवीय और भौतिक तत्वों को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है? और विद्यालय के प्रबंधन का कार्य कौन करता है? तो विद्यालय की जो प्रबंधन कमेटी है वो करेगी। प्रधानाचार्य के नेतृत्व में कार्य करने वाले अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी मिलकर ये कार्य करते हैं। ठीक है? ताकि शिक्षा प्रक्रिया को क्या किया जा सके? सुचारू रूप से चलाया जा सके। हैरोल्ड कीजन ने क्या कहा है कि विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय समन्वय कराना है। ठीक है? तो सीधी बात है, सिंपल सी वही चीज़ कही उन्होंने कि विद्यालय प्रबंधन क्या है? जो मानवीय तत्व हैं और जो भौतिक तत्व हैं, या कह सकते हैं मानवीय साधन है और जो भौतिक साधन है, उनसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनके बीच में समन्वय कराना, कि कैसे वो आपस में समन्वय करते हैं। ठीक है? ताकि हम लोग जो विद्यालय प्रबंधन है और उसके जो उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त कर सकें। ठीक है? तो हैरोल्ड कीजन के अनुसार याद रख लेना। याद रखना, देखिए मैंने आर के शर्मा के अनुसार एक कराई है। ठीक है? संस्थागत नियोजन में, तो आर के शर्मा का नाम याद रखना कि संस्थागत नियोजन आ रहा है तो आर के शर्मा। हैरोल्ड कीजन अगर नाम आ रहा है तो समझो विद्यालय प्रबंधन। ठीक है? एक ही एक कराई है और हल्का सा भी याद आता है तो आप ये टिक लगा देना। अब विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि विद्यालय प्रबंधन जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है? दूसरा है कि इसका संबंध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग से है। ठीक है? कैसे हम मानवीय और जो भौतिक संसाधन उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि यह जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। ठीक है? विद्यालय प्रबंधन सब कोई नहीं कर पाता, ये जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा होती है। ठीक है? और एसएम का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिखा है। तो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो, विद्यालय प्रबंधन जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है? अगर आता है फिल इन द ब्लैंक्स में और 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट जो होता है, विद्यालय प्रबंधन जो होता है, वो कला और विज्ञान दोनों होता है। ठीक है? यह उद्देश्यपूर्ण होता है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी हम विद्यालय प्रबंधन करते हैं। तो ये सारी विशेषताएँ हो जाएँगी विद्यालय प्रबंधन की। उद्देश्य देखिए सभी के सेम होते हैं, ठीक है? कोई भी मैनेजमेंट आ जाए, उद्देश्य सेम होते हैं। बस विद्यालय का पूछा है तो विद्यालय के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, ठीक है? संस्थागत अगर संस्था के उससे बोल रहा है तो संस्था के उससे लिखना है, ठीक है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि विद्यालय जो होता है वो समाज का लघु रूप होता है, जहाँ छात्रों के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास का भी होना आवश्यक है। इसके बिना बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो विद्यालय क्या होता है? समाज का लघु रूप होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं? छात्रों का सर्वांगीण विकास करते हैं। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग स्कूल मैनेजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं चीज़ों की, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। दूसरा क्या हो जाएगा?
या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि बालकों के सर्वांगीण विकास करने हेतु हमें स्कूल मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये एक उद्देश्य होता है स्कूल मैनेजमेंट का। दूसरा है कि इसका उद्देश्य योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराना, सुविधाजनक कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान एवं छात्रावास की उचित व्यवस्था करनी है। ठीक है? अगर स्कूल मैनेजमेंट और प्लानिंग आप करेंगे, तभी आपको योग्य टीचर मिल पाएँगे। ठीक है? जो अच्छे से जानते होंगे, जानकार होंगे, जो बच्चों को पढ़ा पाएँ, हैंडल कर पाएँ उन्हें। दूसरा कि सुविधाजनक कक्षा कक्ष, उसके लिए भी आप प्लानिंग करेंगे, कैसे सुविधाजनक कक्षा कक्ष हो सकता है। ठीक है? पुस्तकालय आपके विद्यालय में कैसा होगा, कहाँ पर होगा, ठीक है? खेल का मैदान कैसा रहेगा, क्या-क्या चीज़ें होंगी उसमें, ठीक है? छात्रावास, इन सभी की व्यवस्था करना किसमें आता है? स्कूल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है? कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे आप उसकी प्लानिंग करते हैं। तीसरा है कि सहयोग की भावना का विकास करना, ठीक है? ये भी स्कूल मैनेजमेंट का उद्देश्य है। फिर है कि उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग, ठीक है? ये हमने संस्थागत में भी पढ़ा था। लक्ष्य को निश्चित करने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट करते हैं। फिर है कि कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जितने भी उद्देश्य आते हैं, ठीक है? अगर उसमें मैनेजमेंट लिखा है और उद्देश्य पूछे गए, तो आपको ये लास्ट के जो 4 पॉइंट हैं, ठीक है? तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ठीक है? इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? आपको ये तो सभी में ही लिखने हैं, ठीक है? ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये सभी में काम आते हैं, ठीक है? अगर उसमें मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आता है, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि स्कूल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है स्कूल मैनेजमेंट का, ठीक है? विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या है? तो क्यों हम करते हैं विद्यालय प्रबंधन? ताकि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसको सरल बनाया जा सके, रुचिकर बनाया जा सके, ठीक है? दक्षतापूर्व एवं प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है? तो हम अगर प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम सरल बना लेते हैं, रुचिकर बना लेते हैं, ठीक है? दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी बनाते हैं। दूसरा कि विद्यालय में उपलब्ध जो मानवीय एवं भौतिक संसाधन है, उनका सर्वोत्तम प्रयोग कर लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट की हेल्प से। तीसरा है कि इसके द्वारा जो बालक होते हैं, उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, ठीक है? उन्हें नई-नई योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है उनके लिए, ठीक है? ये कर सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट की हेल्प से। फिर है कि इसके द्वारा जो कर्मचारी होते हैं, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भूमिका होती है, वो आ जाती है, ठीक है? उन्हें रिस्पॉन्सिबल हम बना सकते हैं, सूझबूझ से उन्हें काम दे सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? ये स्कूल मैनेजमेंट का ये महत्व है, ये चीज़ें हम कर लेते हैं, ठीक है? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल रुचिकर बना लेंगे, भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय करा लेंगे, ठीक है? और जो बालक है, उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, नई-नई योजनाएँ का निर्माण कर सकते हैं और जो कर्मचारी हैं, उनके अंदर उत्तरदायित्वों का जो बँटवारा है वो कर सकते हैं, ठीक है? कैसे उन्हें रिस्पॉन्सिबल बना सकें हम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे महत्व हैं। फिर विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो स्कूल मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, ठीक है? बहुत बड़ा है। इसके प्रबंधन के अंतर्गत भी सभी परियोजना आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, ठीक है? जो स्कूल मैनेजमेंट है, इसके अंतर्गत भी सभी योजनाएँ आती हैं, परियोजनाएँ आती हैं, जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तो पहला पॉइंट है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ उद्देश्य तो बनाने पड़ेंगे अपने विद्यालय के लिए, ठीक है? तो उन उद्देश्यों का निर्माण करना भी इसके अंदर आता जाएगा, ठीक है? मैनेजमेंट के अंतर्गत। दूसरा कि जो अध्यापक वर्ग है, उसके कार्य में समन्वय करना, क्योंकि बहुत सारे टीचर आपके विद्यालय में काम करते हैं, तो उनके कार्यों को भी तो आप बाँटेंगे कि इस क्लास में आपको देखना है, इस क्लास में आपको देखना है, ये क्लास आपकी है, ठीक है? 4th पीरियड आपका इसमें है। तो ये सब जो कार्य होते हैं, उनमें समन्वय करने का कार्य भी किसमें आ जाता है? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तीसरा कि विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण करना, ठीक है? कुछ बच्चे जो होते हैं, उनका आईक्यू बहुत हाई होता है, कोई बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास हम चलवाते हैं। तो उनका भी वर्गीकरण करना, समूहीकरण करना, ये किसमें आ जाएगा? ये भी स्कूल मैनेजमेंट में आएगा। फिर है कि पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पाठ्यक्रम के साथ-साथ आपकी जो क्रियाएँ वगैरह चलती रहती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आपने देखा विद्यालय में चलते रहते हैं, तो उनकी प्लानिंग करना भी किसमें आ जाएगा? स्कूल मैनेजमेंट में आ जाएगा। फिर है कि पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, ठीक है? जो पाठ्यक्रम होता है कि किस क्लास में कितनी क्या-क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं पढ़ानी है, ठीक है? तो इसका निर्धारण करना भी स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है कि हमें क्लास फर्स्ट तक हमें एडिशन सिखा देना है, सबसेक्शन सिखा देना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाती हैं? ये भी विद्यालय प्रबंधन में आती हैं। फिर है कि विद्यालय का बजट बनाना, कि विद्यालय का जो बजट होता है, उसे बनाना कि किस चीज़ में कितना खर्च करना है। ये भी सारी चीज़ें किसमें आती हैं? स्कूल मैनेजमेंट में आती हैं। फिर कि छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना कि क्या वो सीख रहे हैं, कितना वो जान रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसका मूल्यांकन करना भी स्कूल मैनेजमेंट में आएगा। फिर है कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है? तो उनका गठन करना उन कार्यक्रमों का, ये भी किसमें आता है? स्कूल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? स्कोप में आती हैं, किसके? स्कूल मैनेजमेंट के। इन पॉइंट्स को याद रख लेना, ठीक है? कम से कम 5-6 तो याद रख लेना। स्कूल से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी स्कोप में आ जाती हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि जिस चीज़ की भी हम प्लानिंग कर सकते हैं, वो सारा क्या है? स्कोप है, ठीक है? किसका है? स्कूल मैनेजमेंट का है, ठीक है? तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो हमने विद्यालय प्रबंधन के बारे में जान लिया। अब हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 2 साधन आते हैं, ठीक है? एक आता है भौतिक संसाधन, दूसरा आता है मानवीय संसाधन। तो पहले हम जान लेते हैं भौतिक संसाधन, ठीक है? कि उनका प्रबंधन हम कैसे करते हैं। इसमें जितनी भी भौतिक चीज़ें होंगी जैसे स्कूल का मैदान हो गया, भवन हो गया, कक्षा होगी, पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशाला हुई, ये सारी किसमें आ जाती हैं? भौतिक संसाधनों में आ जाती हैं। तो भौतिक संसाधनों जैसे विद्यालय भवन, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के अभाव में कोई भी विद्यालय गतिशील नहीं हो सकता। जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का है, कारखाने के लिए मशीन का है, उत्पादन के लिए भूमि का है, उतना ही महत्व विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों का है। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अगर भौतिक संसाधन के बारे में आता है तो। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, तो जो महत्व शरीर के लिए आत्मा का होता है, मतलब आत्मा के लिए शरीर का होता है, कारखानों के लिए मशीन का होता है, क्योंकि कारखाने कोई फ़ायदा नहीं है अगर मशीन नहीं है उसमें। उत्पादन के लिए भूमि का है, ठीक है, उत्पादन आप क्या करेंगे जब भूमि नहीं होगी आपके पास, ठीक है, तो उतना ही महत्व क्या होता है विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों का होता है। ठीक है, आपके पास बच्चे तो बहुत है पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके पास जगह ही नहीं है, आप कहाँ बैठा लेंगे उन्हें, ठीक है, आपके पास ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, किस पे पढ़ाएँगे आप, ठीक है, आपके पास चॉक ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो वही चीज़ बताएगी, ये सारे भौतिक संसाधन हैं। एक सुयोग्य प्रधानाध्यापक भी अपने अनुभवी अध्यापकों के साथ तब तक विधिवत रूप से कार्य नहीं कर सकता, जब तक उसके पास उचित संसाधन ना मौजूद हों। अतः प्रत्येक विद्यालय में भौतिक संसाधनों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई कि इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, भौतिक संसाधनों की। ये तो होने बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो आप बच्चों को पढ़ाएँगे कैसे? ठीक है, तो वही आपको लिखना है कि भौतिक संसाधन जैसे कि विद्यालय भवन, कक्षा, पुस्तकालय, इनके अभाव में कोई भी विद्यालय जो है वो गतिशील नहीं हो सकता, उनमें कार्य नहीं चल सकता। ठीक है, जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का है, कारखाने के लिए मशीन का, उत्पादन के लिए भूमि का है, उतना ही महत्व विद्यालय के लिए किसका है? भौतिक संसाधनों का है। ठीक है, एक जो अच्छा प्रधानाध्यापक होता है वो भी अपने काम को नहीं कर सकता जब तक उसके पास ये सारी चीज़ें ना हों। ठीक है? अब विद्यालय में भौतिक संसाधनों में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्लासरूम आ जाएगा आपका, लाइब्रेरी आ जाएगी, ठीक है? प्रयोगशाला आ जाएगी, विद्यालय भवन आ जाएगा, ठीक है? स्कूल की जो बिल्डिंग होती है, वो भी किसमें? भौतिक संसाधन में आएगी, ठीक है? मतलब ऐसी चीज़ें जो जल्दी अपने आप मूव नहीं करती, ठीक है? एक ही जगह फिक्स रहती हैं, ठीक है? आप क्लासरूम को कहीं लेके तो नहीं जाओगे ना खींच-खाच के, ठीक है? पुस्तकालय को भी नहीं ले जाओगे, ठीक है? चेंज कर सकते हो एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में। प्रयोगशाला है, विद्यालय भवन है, खेल का मैदान है, ठीक है? स्कूल का छात्रावास है, हॉस्टल वगैरह, ठीक है? कैंटीन वगैरह जो होती है विद्यालय की, विद्यालय का जो फर्नीचर होता है जिसमें आपकी चेयर वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, बेंच वगैरह आ जाती हैं, स्टाफ रूम जो है, ठीक है, ये सारे क्या है भौतिक संसाधन है विद्यालय के। नाम याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ पे याद ही ना आए। ठीक है, जो भी चीज़ें मूव नहीं करती विद्यालय में वो सब भौतिक संसाधन में आ जाती हैं। सबसे पहले विद्यालय भवन के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश में विद्यालय भवन का निर्माण संबंधी समस्या प्रारंभ से ही है। यहाँ बहुत कम भवन ऐसे मिलेंगे जो उपयुक्त सुविधाएँ दें, अतः भवन का स्वरूप पर ध्यान देना आवश्यक है। विद्यालय भवन में कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। मतलब आपने देखा कि क्लासरूम जो होते हैं वो उतने अच्छे से नहीं बनाते, कैसी भी क्लासरूम बना देते हैं। प्राइवेट स्कूलों की क्लासरूम तो आप पूछो ही मत कैसी भी होती हैं, ठीक है? पीछे रोड पे ही अपना स्कूल खोल देते हैं, पीछे से गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनका शोर-शराबा हो रहा है। कहीं अगर मान लीजिए सब्जी मंडी के आस-पास है उसका शोर-शराबा हो रहा है, क्लासरूम कोई छोटी है, कोई बड़ी है, ठीक है? उनका कोई फिक्स साइज़ ही नहीं है, ठीक है? बच्चे उसमें भर देते हैं बुरी तरीके से, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। पहला है कि स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक कक्ष में वायु एवं प्रकाश के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में खिड़की एवं रोशनदान होनी चाहिए, ठीक है? जब भी आप अपने विद्यालय का क्लासरूम बनवाएँ, तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हों, उनका ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें कम से कम प्रकाश आना चाहिए, ठीक है? रोशनी आनी चाहिए, ठीक है? वायु जो है वो पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा क्लासरूम बना दें कि मान लिया गलती से बादल आ गए, तो आपकी क्लास में पूरा अंधेरा हो जाए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि अगर बादल वगैरह आते हैं, तो लाइट तो पहले ही काट लेते हैं यूपी वाले। ठीक है, तो लाइट अगर मान लीजिए काट ली, अब आपकी क्लासरूम में अंधेरा हो जाएगा। अब ऐसा लगेगा जैसे रात में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप क्लासरूम बनवा रहे हैं, तो उसमें खिड़की होनी चाहिए, रोशनदान होने चाहिए, वायु एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कि विद्यालय भवन बनाते समय आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है? दूसरा क्या है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आने-जाने की व्यवस्था हो, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से मिनटों में खाली किया जा सके। कि मान लीजिए अगर क्लासरूम में आग वगैरह लग गई, शैतान बच्चे होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आग वगैरह लग गई है, मान लीजिए कुछ और कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम 2 गेट तो होने ही चाहिए, ठीक है? ताकि बच्चे जल्दी से उस क्लासरूम को खाली कर सकें। तीसरा है कि विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर हो जहाँ वातावरण शोरगुल से मुक्त, मतलब सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, मार्केट इनसे दूर होना चाहिए। फिर है कि विद्यालय का निर्माण जो है वो नदी, तालाब, नहर के पास नहीं होना चाहिए। मान लिया बच्चे का मन हुआ तैरने के लिए चला गया, स्विमिंग के लिए, डूब गया, ठीक है? तो ये चीज़ें इनसे दूर होनी चाहिए। फिर है कि ऐसे स्थान पर निर्माण हो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आ सके, तो सेम पॉइंट है, ठीक है? विद्यालय भवन का निर्माण देख लेते हैं कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 100 छात्रों पर 2 एकड़ भूमि होना आवश्यक है, ठीक है? जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उनमें 100 छात्र जो होते हैं, अगर मान लीजिए विद्यालय में 100 छात्र हैं, तो कम से कम 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए विद्यालय के पास। दूसरा है कि इसकी जो नींव की गहराई है, वो मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप रखनी चाहिए, ठीक है? देखें कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उसके हिसाब से नींव की गहराई रखें। तीसरा कि भवनों की जो दीवारों की चौड़ाई है कम से कम 14 इंच हो, अगर इमारत बहुमंजिल है तो 18 इंच हो। ठीक है, मान लीजिए 1 मंजिल का है तो 14 इंच होनी चाहिए कम से कम, और 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है तो कम से कम 18 इंच होनी चाहिए।
ठीक है? फर्श जो है वो मजबूत होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और चिकनी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब टाइल्स-वाइल्स लगे हों अच्छे से मस्त। दूसरा है कि छत जो है वो ज़्यादा नीची नहीं होनी चाहिए, सर्दी-गर्मी से बचा सके। ऐसा ना हो कि मतलब इतनी नीची कर दी कि बच्चे हाथ से पंखा घुमा रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है कि जो मंजिल की बात करें तो विद्यालय का भवन एक मंजिल हो तो ठीक है, दूसरी मंजिल से बच्चों के गिरने का डर रहता है, ठीक है? मतलब एक मंजिल का ही हो तो ज़्यादा ठीक है। तो आपने ज़्यादातर प्राइमरी देखो होंगे, ज़्यादातर एक ही मंजिल के दिखते हैं, ठीक है? कक्षा के आकार की अगर हम बात करें, तो इतना हो कि 40 बच्चे आराम से बैठ सकें, ठीक है? 40 बच्चे आराम से बैठ जाएँ, मतलब एक-एक सीट पे अगर एक बैठ रहा है तो। दूसरा कि प्रवेश द्वार कम से कम 2 होने चाहिए ताकि बच्चे आसानी से निकल सकें, ठीक है? ऐसा ना हो कि एक ही में फँस-फँसा जाएँ, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। फिर है कि प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कि विद्यालय में फर्नीचर की अगर हम बात करें, तो विद्यालय में अच्छे फर्नीचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बच्चे इसका अत्यधिक प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा फर्नीचर का यूज़ करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? तो ये अच्छा होना चाहिए। डेस्क जो होती है बच्चों की वो छात्रों की आयु, लंबाई के दृष्टिकोण से उपयुक्त हो। ऐसा ना हो कि बच्चे मतलब पहले प्राइवेट स्कूल में जाते थे हम लोग छोटे-छोटे हैं, अब बेंचें लंबी हैं तो पैर हिलते रहते हैं, तो पैर हिलने नहीं चाहिए, पैर ज़मीन पर आने चाहिए, ठीक है? तो उनकी आयु और लंबाई के अनुसार होने चाहिए, ठीक है? डेस्क वगैरह। पेयजल की व्यवस्था क्या है कि साफ पेयजल उपलब्ध हो। इसकी व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर अधिक स्वच्छता हो। अशुद्ध जल से अनेक रोग होते हैं जैसे हैजा है, पेचिश है, ये अशुद्ध जल से ही होते हैं, ठीक है? तो मतलब पानी के लिए आप अच्छी सी व्यवस्था करें, एक कॉर्नर में कर दें और वो साफ-सुथरी जगह हो। ऐसा ना हो कि बहुत गंदगी हो वहाँ पर, काई-वाई लगी गई है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शौचालय की व्यवस्था जो है बहुत ज़रूरी है, मतलब विद्यालय में होना, ठीक है? विद्यालय के शौचालय उचित मापदंडों के अनुसार बने हों, मतलब कुछ मापदंड निश्चित किए गए होंगे, ठीक है? तो उनके अनुसार वो बने होने चाहिए। कितनी दूरी पर हों, ठीक है? मतलब इतनी दूरी पे होनी चाहिए कि क्लास में उसकी स्मेल वगैरह ना जाए, ठीक है? खेल के मैदान की अगर हम बात करें तो खेल का मैदान बड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। घास के मैदान में कटाई समय-समय पे होती रहे, ऐसा ना हो बरसात हो गई, घास बहुत बड़ी-बड़ी हो गई, ठीक है? बच्चे उसमें खेल रहे हैं तो साँप वगैरह आ जाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मैदान पर उचित जल निकासी की व्यवस्था हो कि अगर मान लिया पानी-वानी भर जाता है तो वो निकल जाए। दूसरा कि कंकड़-पत्थर ना हो कि बच्चों के कंकड़-पत्थर लग रहे हैं, ठीक है? खेल के मैदान का महत्व क्या होता है? तो सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है? सिर्फ़ शारीरिक विकास नहीं कह सकते क्योंकि मानसिक विकास भी होता है। मनोरंजन का साधन है, अनुशासन की भावना आती है बच्चों के अंदर, खेल की प्रतिभा दिखाने का स्थान होता है, दिखा सकते हैं कि भाई हम भी खेल लेते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे पुस्तकालय की, ये भी क्या है भौतिक संसाधन है। लाइब्रेरी कहते हैं इसे। वह स्थान जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना 1 नंबर में पूछा जाता है कि पुस्तकालय को विद्यालय का क्या कहा जाता है? तो हृदय कहा जाता है, ठीक है? नाड़ी नहीं कहा जाता, ठीक है? ये ऐसा ऑप्शन में दिया था आपके। फिर है कि पुस्तकालय का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? क्यों पुस्तकालय ज़रूरी है? तो पहला है कि विभिन्न रुचियों का विकास होता है कि बच्चे हर तरीके की किताबें वहाँ देखने को मिलती हैं, नंदन भी मिलती है, चंपक भी मिलती है, ठीक है? अगर आप थोड़े और जाएँगे साइंस की कई सारी बुक मिलती हैं, ठीक है? तो आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो किताबें पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है जो इंटरेस्ट होता है वो बनता है। दूसरा है कि स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ने की आदत जो होती है उसका विकास होता है। तीसरा कि मौन पाठन की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास होता है, आपको शोर नहीं करना होता लाइब्रेरी में, ठीक है? फिर है कि ज्ञान का विकास होगा, पाठ से आगामी क्रियाकलापों में भी सहायक होता है कि मान लिया आप डांस अच्छा कर लेते हैं तो स्टेप वगैरह सीख सकते हैं उसमें किताब वगैरह में। या सिंगिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मेहंदी कॉम्पिटिशन में वगैरह ये सब बहुत कुछ होता है। फिर है कि अवकाश के समय का प्रयोग मतलब छुट्टियाँ वगैरह होती हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, तर्क चिंतन, निर्णय ये क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रयोगशाला की, तो ये भी भौतिक संसाधन है। विद्यालय का वह स्थान जहाँ पे शिक्षक छात्रों को रचनात्मक कार्य कराते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखने से छात्र जो ज्ञान अर्जित करता है वह ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, मतलब जब भी आपने देखा होगा करके सीखना, तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उससे चीज़ों को जो हम सीखते हैं वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो वही कहा गया प्रयोगशाला के बारे में कि ऐसा स्थान जहाँ पर जो छात्र टीचर होते हैं, वो छात्रों को रचनात्मक कार्य कराते हैं और यहाँ पर हम जो चीज़ें सीखते हैं वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसका महत्व क्या है? तो यह विद्यालय के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, मतलब रुचि इंटरेस्ट बनता है हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, नए प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। दूसरा कि छात्रों में आत्मविश्वास, अनुशासन जैसी भावनाओं का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, आपको पता होता है ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, टीचर बताता है आपको। इससे छात्रों द्वारा सामूहिक कार्य से सामाजिक गुणों का विकास होता है, मतलब मिल-जुल कर कार्य करते हैं तो सामाजिक गुणों का भी विकास हो जाता है। फिर कि छात्रों में विश्लेषण करने, निरीक्षण करने, व्याख्या करने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है, तो ये सारी क्षमताएँ इनका विकास होता है छात्रों के अंदर, ठीक है, विश्लेषण करने की, निरीक्षण करने की। ठीक है? तो ये प्रयोगशाला का महत्व है। 1 नंबर में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि प्रयोगशाला के बारे में बताइए या मतलब विद्यालय भवन के बारे में बताइए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? ठीक है? तो ये करके 1-1 नंबर में पूछेगा आपसे। अब हम बात करेंगे मानवीय संसाधनों की, विद्यालय में कौन-कौन से मानवीय संसाधन होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। मानवीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन ही क्या है कि किसी विद्यालय एवं शैक्षिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है। उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि मानवीय संसाधनों का सदुपयोग किया जाए। विद्यालय में शैक्षिक प्रबंधन में प्रधानाचार्य प्रमुख प्रबंधक होता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है? तो ये क्या है मानवीय संसाधन है विद्यालय के। ठीक है? तो क्या है कि मानवीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन ही क्या होता है? किसी विद्यालय एवं शैक्षिक व्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। ठीक है? मतलब जितना अच्छा मानवीय संसाधन होगा
उतना अच्छा आपका विद्यालय जो है वो ग्रोथ करेगा। तो इसमें पहला जो मानवीय संसाधन है वो है कौन? प्रिंसिपल। इसकी बात कर लेते हैं। एक कुशल और योग्य प्रधानाध्यापक वह होता है जो टीम के साथ काम करने की सोच रखता हो। वह अपने कार्यों में दक्ष होता है, वह विद्यालय की मुख्य शक्ति है, जिस पर विद्यालय की उन्नति और अवनति निर्भर करती है। मतलब जैसा प्रिंसिपल होगा वैसा विद्यालय होगा। प्रिंसिपल अगर अच्छा है, ठीक है, इनोवेटिव है, तो वो विद्यालय को बहुत आगे ले जाएगा। अगर मान लीजिए जो प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ डायरेक्टर का ही काम करे कि नहीं बस खाली निर्देश देना कि नहीं तुम ये करो, तुम ये करो, टीचर ये पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा ऐसे करके। तो अगर वो डायरेक्टर का ही काम करेगा तो फिर भाई विद्यालय ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये इसीलिए कहा गया है कि प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए? एक कुशल और योग्य होना चाहिए, ठीक है? तो एक कुशल और योग्य प्रधानाध्यापक वह होता है जो टीम के साथ काम करता है। मतलब जो टीचर्स हैं उन्हें अपनी टीम माने कि एक टीम है, हम मिलजुल कर विद्यालय को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है? और वो अपने काम में दक्ष होता है। तो यह विद्यालय की प्रमुख शक्ति है जो विद्यालय की उन्नति और अवनति इस पर ही निर्भर करती है, ठीक है? तो प्रधानाध्यापक के बारे में इतना लिख देंगे, बनाकर भी लिख सकते हैं, इतना वो नहीं है। कार्य क्या होते हैं प्रिंसिपल के वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रशासकीय कार्य आते हैं इसके, ठीक है? अध्यापन कार्य आता है, नियोजन कार्य आता है। प्रशासकीय कार्य में क्या आ जाते हैं? तो पाठ्यक्रम संबंधी जो कार्य होते हैं, ठीक है? पाठ्यक्रम को कैसे आपको निश्चित करना है कि किस क्लासरूम में क्या पाठ्यक्रम रहेगा। दूसरा है कि पाठ से आगामी जो क्रियाएँ होती हैं, उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं। फिर छात्रावास का प्रबंध करना, जो हॉस्टल वगैरह होता है उसका प्रबंध करना, विद्यालय कार्यालय, फर्नीचर की व्यवस्था करना, ये सारे प्रशासकीय कार्य में आ जाते हैं। प्रिंसिपल का जो प्रशासकीय कार्य होता है, ये सारे कार्य आ जाते हैं उसमें। फिर दूसरा होता है अध्यापन कार्य। प्रधानाचार्य प्रशासकीय कार्यों के साथ-साथ अध्यापन कार्य भी करते हैं। मान लीजिए कोई टीचर नहीं है तो प्रिंसिपल गया उस क्लासरूम में देखा कि अरे क्लास नहीं है तो कुछ पढ़ाने लग गया अपने मन से, ठीक है? बताने लग गया बच्चों को, तो अध्यापन कार्य भी उसे आना चाहिए। तीसरा है नियोजन कार्य मतलब प्लानिंग करने का कार्य कि छात्र कैसे प्रवेश करेंगे विद्यालय में, ठीक है? उनकी एंट्री का कैसा होगा, कुछ टेस्ट वगैरह लिया जाएगा उनका या सीधे एंट्री दे दी जाएगी, क्या चेक किया जाएगा? दूसरा है कि विद्यालय की समय सारणी, ठीक है? जो टाइम टेबल होता है उसे मेंटेन करना कि कैसे टाइम टेबल रहेगा, किस टाइम पे स्कूल खुलेगा, किस टाइम पे बंद होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है? शिक्षकों का शिक्षण कार्य के आवंटन में, ठीक है? टीचर्स को जो कार्य है उसे आवंटन करने में, ये सारा नियोजन कार्य में आ जाता है। फिर है कि निरीक्षण कार्य, तो आपने देखा कि जो प्रिंसिपल होता है वो टहलता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है? निरीक्षण करता है कि कौन-सी क्लासरूम में शोर हो रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं टीचर, ये सब चीज़ें। अनुशासनात्मक कार्य ये होता है, ठीक है? विद्यालय में अनुशासन बनाने का कार्य भी इसका होता है और संपर्क संबंधित कार्य भी होता है कि जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से उनका संपर्क बना रहे हैं, ठीक है? ताकि बता सकें कि बच्चे कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे किसके कार्य हैं? ये प्रिंसिपल के कार्य हैं, इन्हें याद कर लेना, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ गया अध्यापक, टीचर। विद्यालय के निर्धारित नियमों के अनुरूप शिक्षण प्रदान करके विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? टीचर जो होता है दूसरा महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। ये क्या करता है विद्यालय के जो भी निर्धारित नियम होते हैं, उनके अनुसार क्या करता है टीचिंग प्रदान करता है, ठीक है? शिक्षण प्रदान करता है बच्चों को और विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो पहला तो टीचिंग का ही कार्य हो जाता है, शिक्षण का कार्य होता है। दूसरा होता है निरीक्षण करना, ठीक है? सुपरवाइजिंग कि छात्र कितने उपस्थित हैं, ठीक है? उन्होंने गृह कार्य किया कि नहीं किया? जो सहगामी क्रिया होती हैं, साथ-साथ चलती हैं, उन्हें देखना, ठीक है? छात्रावास संबंधी जो कार्य वगैरह होते हैं, उन्हें देखना। तो निरीक्षण करने का कार्य किसका होता है? टीचर का होता है। तीसरा संगठन करना। पाठ्यक्रम एवं सहगामी क्रियाओं का संगठन करना, उत्सवों का प्रबंध करना, मान लीजिए फेयरवेल प्रोग्राम जो होता है, ठीक है? उसकी या मान लीजिए कोई 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, तो जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उनका प्रबंध करना, जो परीक्षाएँ वगैरह होती हैं, एग्ज़ाम वगैरह आ गए, तो उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनका ध्यान रखना। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? टीचर के होते हैं। फिर है कि मूल्यांकन एवं अभिलेख रखना, ठीक है? तो बच्चों का मूल्यांकन करना, एग्ज़ाम वगैरह हुए, बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा, तो मूल्यांकन करना इसका कार्य है, ठीक है? अभिलेख रखना जैसे उपस्थिति रजिस्टर जो होता है कि बच्चे कितना आ रहे हैं विद्यालय, कितना नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो उपस्थिति रजिस्टर मेंटेन ये करता है। प्रवेश एवं विद्यालय छोड़ने की कब टीसी वगैरह का जो रहता है कि कब बच्चे प्रवेश करते हैं, कब छोड़ रहे हैं विद्यालय, तो उसका संबंधित जो होता है उसका रजिस्टर मेंटेन करते हैं ये। मूल्यांकन रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो ये सारे कार्य हो जाते हैं टीचर के। और नियमित उपस्थित रहना और टीएलएम की मदद से पढ़ाना, ये भी किसका कार्य है? टीचर का कार्य है। ठीक है, टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण संसाधन है, मानवीय संसाधन, वो है आपका स्टूडेंट। विद्यालय में जो भी प्रबंध होते हैं, वह छात्र को केंद्र में रखकर किए जाते हैं। मतलब जो भी आप प्लानिंग करते हैं, स्टूडेंट को केंद्र में मानकर ही रखते हैं, ठीक है? मानकर ही किए जाते हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। छात्र जो होते हैं, वो शिक्षण प्रक्रिया के आधार होते हैं। उनकी रुचि, क्षमता का विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो सकती है। मतलब हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक जितनी भी प्लानिंग करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है? जो भी मैनेजमेंट करते हैं, वो हम किसको देखकर करते हैं? वो छात्रों को ध्यान में रखकर करते हैं, ठीक है? उन्हें केंद्र में रखकर करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो सीखें, समझें चीज़ों को, सर्वांगीण उनका विकास हो सके, ठीक है? उनकी रुचि, क्षमता, इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है? अब जो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट मानवीय संसाधन है, वो है समुदाय, ठीक है? कम्युनिटी। समुदाय कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉम तथा म्यूनिस, ठीक है? जिसमें कॉम का अर्थ होता है एक साथ यानी कि टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, टू सर्व। इसलिए कम्युनिटी का अर्थ है एक साथ मिलकर सेवा करना। एक गाँव, एक कस्बा, नगर, शहर एवं राष्ट्र को
तथा विश्व को भी समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है, ठीक है? हम इन सभी को समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं, इसमें विश्व भी आ सकता है। अगर आपसे पूछ लिया समुदाय क्या है? तो ये थोड़ा ना कि खाली आप कह दें कि नहीं, हमारी गली जो समुदाय है, तो वो भी समुदाय है। अगर आप कह दें नहीं यार कस्बा समुदाय है, तो कस्बा भी समुदाय है, शहर भी समुदाय है, ठीक है? नगर भी, शहर भी, सब चीज़ें एक पूरा विश्व है, वो भी समुदाय है, ठीक है? कह सकते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बना है कॉम्प्लेक्स यूनिट्स। अर्थ क्या होता है? एक का अर्थ होता है आपका एक साथ और दूसरे का अर्थ होता है सेवा करना, ठीक है? तो एक साथ मिलकर सेवा करना ही क्या है? समुदाय है। कि डेविस ने क्या कहा है समुदाय के बारे में कि समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। ठीक है, तो समुदाय क्या है? सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है कि सामाजिक जीवन के समस्त पहलू देखने को मिल जाएँगे। ठीक है, सब त्योहार देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने को। ठीक है, तो छोटा समूह है। विद्यालय अभिभावक और समुदाय के बीच में संबंध क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। ठीक है? कि विद्यालय जो होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के और जो समुदाय, उनके बीच में क्या संबंध है? छात्र समाज एवं समुदाय से ही विद्यालय अध्ययन के लिए आते हैं। ठीक है? जो भी स्टूडेंट होते हैं वो कहाँ से आते हैं? किसी समाज से आते हैं, किसी समुदाय से आते हैं विद्यालय। विद्यालय समाज के मध्य जो होता है वो स्थित होता है, ठीक है? जो विद्यालय होता है वो समाज के मध्य में स्थित होता है। इसके शिक्षक जो होते हैं वो भी समुदाय से आते हैं, छात्रों को शिक्षित कर समुदाय का अंग बनाते हैं। यही छात्र समुदाय का विकास करते हैं तथा आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ प्रदान कर समुदाय की उन्नति और विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो जो विद्यालय होता है, वो समाज के मध्य में स्थित होता है, ठीक है? क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होता है, जो बच्चे होते हैं, ये सारे कहाँ से आते हैं? वो समुदाय से ही तो आते हैं विद्यालय में, ठीक है? और जो टीचर होते हैं, वो बच्चों को शिक्षित करते हैं ताकि वो समुदाय को आगे ले जा सकें क्योंकि वो जो विभिन्न मतलब जो सीख कर जाते हैं, पढ़ लिख कर जाते हैं, जॉब लगती है उनकी, तो वो समुदाय को ही अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं, ठीक है? तो समुदाय की जो उन्नति और अवनति होती है, वो उन्हीं पर डिपेंड करती है, ठीक है? तो ये संबंध है इन तीनों के बीच में। अब विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। अब कौन-कौन से समुदाय हैं जो विद्यालय प्रबंधन में अपनी भूमिका अदा करते हैं? ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है ग्राम शिक्षा समिति जिसका गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था और इसमें संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें याद कर लेना, ठीक है? ये आती हैं और इनके बारे में आप बनाकर भी नहीं लिख सकते, तो ये चीज़ें याद रखना। इस समिति का जो कार्य होता है वो बेसिक स्कूलों में भवन, उनके उपकरणों में सुधार करने के लिए सुझाव देना, बेसिक स्कूलों का निरीक्षण करना, अध्यापकों द्वारा समय पर आने और उनकी उपस्थिति की रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना होता है। ठीक है? तो ग्राम शिक्षा समिति जो बनाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है कि बेसिक स्कूल जो बने होते हैं ना, तो उनके भवन जो होते हैं, उनके उपकरणों में सुधार के लिए सुझाव देना कि मान लिया ये कोई पंखा सही से काम नहीं कर रहा है या लाइट सही से काम नहीं कर रही, बच्चे सही से देख नहीं पा रहे, गर्मी ज़्यादा है तो पंखा लगवाओ ये सब। तो उपकरणों में सुधार करने के लिए सुझाव देते हैं ये, ठीक है? बेसिक स्कूल होते हैं, उनका निरीक्षण करने का कार्य होता है ग्राम शिक्षा समिति का कि कभी के समय-समय पर आकर देख लें कि क्या चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही। जो टीचर्स हैं वो समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देरी से आ रहे हैं तो उनकी शिकायत करते हैं, उनकी रिपोर्ट कैसे देते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देते हैं जब भी वो आता है, ठीक है? और ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। 1 नंबर में ये पूछा जाता है तो याद रखना कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान होगा। अब जो ग्राम शिक्षा समिति है, कुछ लोगों से तो मिलकर बनेगी ना, समिति में कुछ लोग तो होते ही हैं। तो इसमें सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत का प्रधान, ठीक है? तो वो तो अध्यक्ष हो गया। उसके बाद 3 अभिभावक जिनमें 1 महिला होती है, ठीक है? बाकी पुरुष हो सकते हैं, ठीक है? तो अभिभावक क्या होता है? तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में उनके पेरेंट्स, ठीक है? उसमें 3 अभिभावक आ जाएँगे, ठीक है? जिसमें प्रधान जो होता है वो सचिव होता है, अध्यापक और 5 मतलब टोटल 5 सदस्य होते हैं। 1 तो प्रिंसिपल हो जाएगा, 1 टीचर आ जाता है इसमें और 3 उसमें अभिभावक आ जाते हैं, तो टोटल 5 सदस्य होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ग्राम शिक्षा समिति का उद्देश्य क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों बनाई जाती है ग्राम शिक्षा समिति? तो पहला होता है कि पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करना, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में तो बहुत सारे स्कूल होते हैं, वो सभी को नहीं देख सकता। तो इसलिए ग्राम शिक्षा समिति बनाई जाती है ताकि आप अपने गाँव का देखें, ठीक है? कैसे ग्रोथ कर सकता है, ठीक है? कैसे बच्चे जो हैं वो उसमें पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसकी कैसे ग्रोथ हो सकती है, तो आप उसके बारे में जानकारी दें। तो इसलिए बनाई जाती है। तो पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करना। ठीक है? ये उद्देश्य होता है किसका? ग्राम शिक्षा समिति का। दूसरा है कि बेसिक स्कूलों, उनके भवनों, उपकरणों में सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना। ये काम किसका होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का होता है। तीसरा है कि बेसिक स्कूलों के विकास, प्रचार एवं सुधार के लिए योजनाएँ बनाना, कि उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे उसमें और प्रचार किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो उसके लिए योजनाएँ बनाने का कार्य होता है ग्राम शिक्षा समिति का, ये सुझाव देते हैं अपना, ठीक है? उस हिसाब से कार्य होता है। तो ये सारे किसके उद्देश्य हैं? ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य हैं। 5 सदस्य होते हैं इसमें, अध्यक्ष कौन होगा? तो गाँव का प्रधान इसमें अध्यक्ष होगा, 3 अभिभावक होंगे और 1 टीचर होता है जो इसका सचिव होता है, ठीक है? जो प्रधानाध्यापक होगा, वो क्या कहलाएगा? वो सचिव कहलाएगा इसका। अब समुदाय में जो नेक्स्ट समिति आती है, वो आती है विद्यालय प्रबंध समिति, ठीक है? इसे शॉर्ट में एसएमसी कहते हैं, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमिटी।
ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की बात की गई। ठीक है, किसमें बात की गई थी इसके गठन की? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था 2009 में, उसकी धारा 21 के अंतर्गत इसकी गठन की बात की गई है, यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की बात की गई है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 11 अभिभावक होंगे, जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स इसमें शामिल होते हैं 11। ठीक है, 11 तो वो हो गए। उसके बाद 4 जो होते हैं वो नामित सदस्य होते हैं। अब 4 नामित सदस्य कौन हो जाएंगे? तो पहला प्रधानाचार्य आ जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सचिव कहते हैं। दूसरा एएनएम आ जाता है, जिसे मिडवाइफरी कहते हैं। तीसरा लेखपाल आ जाता है और चौथा आता है प्रधान द्वारा नामित एक सदस्य। ठीक है, जो गांव का प्रधान होगा वो एक सदस्य को नामित करेगा। ठीक है, तो टोटल 4 ये हो गए और 11 अभिभावक हो गए, मतलब कि टोटल कितने हो गए? 15 सदस्य। ये चीज याद रखना, एक नंबर में पूछेगा कि विद्यालय प्रबंध समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 15, 20, 25 ऐसे करके ऑप्शन होगा, तो 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष जो होता है, जो 11 अभिभावक हैं, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों के अभिभावकों में से एक जो होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। 4 नामित सदस्य होंगे, कौन? प्रधानाचार्य, एएनएम, लेखपाल और प्रधान द्वारा नामित एक सदस्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा। गठन की बात किसमें की गई है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत इसके गठन की बात की गई है प्रत्येक विद्यालय में। एसएमसी के अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, यानी कि राइट्स और ड्यूटी क्या है इसकी? तो पहला है कि विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना, उसे पूरा करना। ठीक है, जो विद्यालय प्रबंध कमेटी है ये क्या करेगी? पहले विद्यालय में क्या-क्या जरूरी चीजें हैं, ठीक है, उनका पता लगाना और उसे कैसे पूरा करना है इसके बारे में। दूसरा है कि समस्त आय व्यय का वार्षिक लेखा रखना और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना, कि जितना भी कहाँ से रुपए आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किस चीज पर लगाया गया, कितना रुपए लगाया गया, तो उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करना। ठीक है, ये भी कार्य किसका है? एसएमसी का है। तीसरा है कि विद्यालय के आसपास की बस्ती के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के नाम विद्यालय में दर्ज कराना। मतलब जहां भी विद्यालय है उसके आसपास की जो बस्ती है, उसमें जितने भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते, उनके नाम क्या करने हैं? विद्यालय में दर्ज कराने हैं। फिर है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, अच्छे कार्यों के लिए शिक्षक बच्चों एवं सदस्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, मतलब प्राइज़ वगैरह आप दे सकते हैं अगर कोई अच्छा काम करता है। ठीक है, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो मतलब अपंग हैं या मान लीजिए कहीं से कोई प्रॉब्लम है उन्हें, ठीक है, तो उन बच्चों की पहचान करना, उनका नाम-वाम लिखाना उसमें। ठीक है, फिर है कि जाति, लिंग, धर्म, निषक्ता के कारण किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित ना किया जाए, इसका ध्यान रखना। ठीक है, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि विद्यालय में कोई बच्चा ऐसा है, जैसे जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे उसे प्रवेश नहीं दिया गया, उसकी एंट्री नहीं की गई, ठीक है, एडमिशन नहीं किया गया, तो इसका भी उन्हें ध्यान रखना है। तो ये सारे क्या हैं? ड्यूटीज़ एवं राइट्स हैं किसके? एसएमसी के, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के। अब जो नेक्स्ट जो हमारा समुदाय है वो है अभिभावक शिक्षक संघ। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। ये जितने भी संघ हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। ठीक है, अगर भूल गए तो इनके बारे में आप बनाकर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अभिभावक शिक्षक संघ क्या है? आज के समय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक है, इस संघ का मुख्य कार्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का मेल कराते हुए विद्यालय के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है। इस संघ का सही लाभ तभी मिल पाता है, मतलब देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई? मतलब पहले क्या होता था कि टीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स को नहीं जानते, पेरेंट्स होते हैं टीचर को नहीं जानते, तो जानते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या है कि विद्यालय में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो पेरेंट्स को नहीं पता लगता। अब घर में वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो टीचर को पता नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए इनका मेल-जोल कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस संघ की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो आज के समय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस संघ का प्रमुख कार्य क्या है? तो शिक्षकों तथा अभिभावकों का मेल कराते हुए विद्यालय के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है। इस संघ का सही लाभ तभी मिल पाता है जब शिक्षक तथा अभिभावक जो है वो एक-दूसरे का सहयोग करें, ठीक है। अब सहयोग ही नहीं करेंगे मतलब पेरेंट्स को मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि बच्चे घर में पढ़ें ना पढ़ें, ठीक है। तो फिर सहयोग नहीं करते हैं तो फिर विकास भी नहीं होता उनका, ठीक है, डेवलप भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो पाते फिर वो, ठीक है। अब अभिभावक शिक्षक संघ के कार्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला कि निर्धन छात्रों को सहायता प्रदान करना, मतलब जो गरीब घर के हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करना वो इसका कार्य है। दूसरा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए परामर्श देना, ठीक है, थोड़ी शिक्षा जो है वो क्वालिटी वाइज़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए परामर्श देना। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेना, ठीक है, जो वार्षिक उत्सव होते हैं, फेयरवेल प्रोग्राम वगैरह या जो भी प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें सक्रिय रूप से भाग लें पेरेंट्स वगैरह। फिर है कि नामांकन बढ़ाना, जब पेरेंट्स से अच्छी मेल-जोल हो जाती है तो बच्चे भी वो डेली भेजते हैं विद्यालय में, उन्हें भी विश्वास रहता है कि हाँ, टीचर जो हैं वो अच्छे हैं, वो पढ़ाएँगे सही से, तो नामांकन भी बढ़ते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो विद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी छात्र के एक अभिभावक जो होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विद्यालय में पढ़ने वाले किसी छात्र के अभिभावक जी होते हैं, वो इसके मतलब पेरेंट जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मातृ शिक्षक संघ।
ये हमारा चौथा समुदाय है, मतलब चौथी समिति है जो इसमें आती है समुदाय के अंतर्गत। ठीक है? इसकी अवधारणा का प्रारंभ बालिकाओं के सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थान की दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा शैक्षिक तथा सामाजिक लाभ की सूचनाएँ महिलाओं तक पहुँचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में या 1 नंबर में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है? इसे अच्छे से पढ़ लेना। पूछा भी गया था कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 20 सदस्य होते हैं लगभग, ठीक है। इसकी अवधारणा का जो प्रारंभ था वो किसके लिए किया गया था कि जो बालिकाएँ हैं समाज में, उनके सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया था। ठीक है, बालिकाओं के लिए किया गया था। अगर ऑप्शन में प्रौढ़ शिक्षा या महिलाओं और चीज़ ऑप्शन में आती है तो गलत कर देना, ठीक है। सही आंसर जो है इसका वो बालिकाएँ होगा, ठीक है। बालिकाओं के लिए ये चीज़ की गई थी कि ठीक है, उनके सामाजिक तथा शैक्षिक उत्थान को दृष्टिकोण में ध्यान रखकर इसका प्रारंभ किया गया था। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है, कि कैसे उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति सुधारी जा सकती है, इसके लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। तो माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जो भी माताएँ हैं, अगर वो जागरूक होंगी तो वो अपने बच्चों को भेजेंगी, ठीक है? तो शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना पहला काम था इसका। दूसरा उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को उनकी शक्ति तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना, ताकि वे अपने अधिकारों का प्रयोग तथा दायित्वों को भली-भाँति पालन कर सकें। ठीक है? उन्हें पता होना चाहिए कि उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या शक्ति है, वो ये कर सकती हैं। ठीक है? उन्हें उस चीज़ के बारे में बताना, उनके अधिकारों के बारे में बताना, उन्हें जागरूक करना। ठीक है? तो ये इसका उद्देश्य है। तीसरा कि समानता की भावना लाने का प्रयास करना, मतलब बच्चे तो पढ़ ही रहे, लड़के तो पढ़ते ही हैं। ठीक है? उन्हें तो भेज ही दिया जाता है स्कूल, लड़कियों को नहीं भेजा जाता, कई जगह स्कूल में नहीं भेजा जाता है। तो समानता की भावना लाने का प्रयास है, ताकि दोनों समान समझा जाए। फिर है कि बालिकाओं के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है? मतलब जो भी बालिकाएँ हैं, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये इनका उद्देश्य होता है। ठीक है? तो ये तो उद्देश्य हो गए। कार्य क्या होते हैं? क्या-क्या कार्य करती है मातृ शिक्षक संघ? तो इनकी जो बैठक होती है वो प्रति मास रखी जाती है, मतलब प्रति महीने रखी जाती है। दोपहर के बाद का समय रखा जाता है और मीटिंग का जो समय होगा वो क्या होगा? दोपहर के बाद का समय होता है। ठीक है? और बैठक जो है मतलब प्रति माह रखी जाती है। डिस्कस किस पर करते हैं हम लोग? तो बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन के मार्ग में आने वाली समस्याओं पे विचार करना और उनका समाधान करना, कि मतलब कौन से ऐसे रीज़न हैं, क्या चीज़ें हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो एडमिशन नहीं करा रही हैं, लड़कियों के एडमिशन नहीं कराए जा रहे विद्यालय में, तो उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका समाधान करते हैं। तीसरा है कि एनपीईजीएल यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है? ये प्रोग्राम हमने पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में, याद होगा आपको। ठीक है? एनपीजीईएल। तो ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बालिका शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व से अवगत कराना। ठीक है, तो ये रीज़न थे कि मातृ शिक्षक दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है वो इसमें है महिला प्रेरक दल। ठीक है, महिला प्रेरक दल जो होता है वो शिक्षित, योग्य एवं प्रभावशाली महिलाओं का समूह होता है। ठीक है, महिला प्रेरक दल किसका समूह है? तो शिक्षित जो हैं, मतलब जो पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, प्रभावशाली जो महिलाएँ हैं, उनका समूह होता है, जो अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, अनेक प्रकार के कार्य करती हैं जिससे विद्यालय में सहयोग प्रदान किया जा सके, तथा अन्य व्यक्तियों के सहयोग के लिए प्रेरित करती हैं, मतलब अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित करती हैं, भाई तुम भी हेल्प करो। ठीक है, विद्यालय से समाज बनता है, समाज और अच्छा जाएगा अपना। ठीक है, स्त्री-पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है उसे समाप्त करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, ये जो महिला प्रेरक दल होता है, वो स्त्री-पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो इतना काफ़ी है इनके लिए। ठीक है, महिला प्रेरक दल के बीच में। तो ये समुदाय है, ये समुदाय के अंदर जो समितियाँ आती हैं वो हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वित्तीय, शैक्षिक एवं समय प्रबंधन, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में, वित्तीय प्रबंधन किसे कहते हैं। वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य धन के दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन से है, जिससे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो हमने विद्यालय का देख लिया, संस्था का देख लिया। अब हमें धन का प्रबंधन कैसे करना, कि रुपए किस चीज़ पे कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ठीक है, कैसे रुपए बचाना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करना है, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं ये चीज़। ठीक है, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, वित्तीय प्रबंधन कहलाती है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य धन के दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन से है, जिससे संगठन के जो लक्ष्य हैं, जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सके। वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत हम उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिसमें धन की संलग्नता होती है। ठीक है, मतलब वित्तीय प्रबंधन वो सारी चीजें ऐड करते हैं हम लोग जिसमें धन लग रहा है। ठीक है, किसी भी चीज में रुपया अगर लग रहा है, ठीक है, तो वो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कोई भी चीज खरीदना हो या बेचना हो। ठीक है, जिस प्रकार किसी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी संस्था के संचालन हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप कोई भी कंपनी चलाएंगे, आपको रुपए की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप दुकान चलाएं, चाहे जिम चलाएं, कुछ भी चलाएं, आपको रुपए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उद्देश्य क्या होते हैं वित्तीय प्रबंधन के? तो पहला है कि नीति निर्धारण में सहायक होता है, कि संपूर्ण वर्ष की जो आय व्यय है हम पहले ही से लेखा-जोखा उसका रख लेते हैं कि कहाँ पे कितना खर्च करना है हमें इस साल में कहाँ पर कितना बचाना है हमें। ठीक है? तो इसका हम पहले ही से सब कुछ निर्धारित कर लेते हैं, तो
हम उसके हिसाब से नीतियाँ बना सकते हैं अपनी। दूसरा कि प्राथमिकता अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन, मतलब हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि इस चीज़ पे हमें सबसे पहले रुपए खर्च करना है, अगर ये हो जाएगा फिर हम इस पे खर्च करेंगे, ये हो जाएगा तो हम इस पे खर्च करेंगे, ठीक है? तो प्राथमिकता हम दे सकते हैं, ठीक है? तीसरा कि अलाभप्रद योजनाओं पर रोक, मतलब हम उन चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं, मतलब जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है? बहुत सारी स्कीम हम चला रहे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसे हम बंद कर सकते हैं। फिर है कि मूल्यांकन में सहायक, ठीक है? मूल्यांकन में सहायक होता है वित्तीय प्रबंधन। फिर है कि वित्तीय स्थिति के आधार पर आय-व्यय का संतुलन, ठीक है? तो वित्तीय आधार पर हम क्या करते हैं कि आय-व्यय का संतुलन बना रहता है, हमें पता होता है कि कितना खर्चा हम कर सकते हैं, कितना रुपए हमारे पास है, ठीक है? तो ये संतुलन बना रहता है। तो ये हो जाते हैं उद्देश्य किसके? ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं वित्तीय प्रबंधन के। लेकिन यहाँ पर हम विद्यालय वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो विद्यालय वित्तीय प्रबंधन कह लो, चाहे संस्था वित्तीय प्रबंधन कह लो, सब में आ जाएगा ये पॉइंट्स, ठीक है? विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के स्रोत क्या होते हैं? अगर आप विद्यालय के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो विद्यालय के पर्सपेक्टिव से वित्तीय प्रबंधन के स्रोत क्या होते हैं? कहाँ से रुपए आता है? तो पहला आता है विद्यालय अनुदान से, दूसरा आता है शिक्षक अनुदान से, जिसे हम लोग टीएलएम भी कहते हैं। फिर आता है आपका विद्यालय को समुदाय से जो धन प्राप्त होता है, विद्यालय की संपत्ति से जो अर्जित धन होता है, मतलब विद्यालय की कोई संपत्ति बेच-एच दी, ठीक है? तो उससे जो हमें धन मिल रहा है, या ग्राम पंचायत निधि और जनप्रतिनिधियों से जो हमें अनुदान प्राप्त होता है। मान लिया आपके चेयरमैन वगैरह आ गए आपके विद्यालय में, कुछ धन दे दिया उन्होंने, ठीक है? तो ये जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान होता है। तो ये स्रोत हैं जहाँ से हमें वित्तीय अनुदान मिलता है किसी भी विद्यालय को, ठीक है? इन पॉइंट्स को याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यालय अनुदान की। विद्यालय अनुदान में क्या आता है वो देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला मुख्य अनुदान विद्यालय अनुदान या विद्यालय अनुदान है, मतलब सेम ही चीज है, ठीक है? जो मुख्य अनुदान है वो क्या है? विद्यालय अनुदान है। किसके अंतर्गत? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालयों को और जो उच्च उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जो भी अनुदान दिया जाता है, ठीक है? जो भी मुख्य अनुदान दिया जाता है वो क्या कहलाता है? विद्यालय अनुदान कहलाता है। इसमें हम लोग प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष 5,000 रुपए देते हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष कितना देते हैं? 7,000 रुपए देते हैं। ये चीज याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है। इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति तथा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अब ये जो अनुदान मिल रहा है, इसका यूज कौन करता है? तो इसका यूज करते हैं आपके विद्यालय कल्याण समिति और विद्यालय प्रबंध समिति, ठीक है? किस चीज में उपयोग करते हैं इसका? तो विद्यालय भवन निर्माण में, मरम्मत में, साज सज्जा में, विद्यालय उपकरण जो है उनकी मरम्मत में, फर्नीचर में, दरी चटाई जो बच्चों के लिए लाई जाती, ठीक है? तो इन सभी की व्यवस्था करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्यालय अनुदान का, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि जो प्राथमिक विद्यालय उन्हें 5,000 देते हैं प्रतिवर्ष और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7,000 प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है? दूसरा आता है आपका शिक्षक अनुदान। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी ढंग से बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु शिक्षक अनुदान का प्रावधान किया गया। मतलब शिक्षण को, जैसे टीचिंग जो होती है, उसे कितना अच्छे ढंग से आप पढ़ा सकते हैं, प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जो अनुदान दिया जाता है वो क्या कहलाता है? शिक्षक अनुदान, यानी कि टीएलएम कहलाता है, टीचर ग्रांट कहलाता है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है टीचर ग्रांट में कि आप बोर्ड जो है वो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, या मान लिया चार्ट वगैरह, ग्लोब वगैरह, ठीक है? इन सभी की हेल्प से आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो मतलब प्रभावी ढंग से आपको पढ़ाना है, ठीक है? यह अनुदान कितना मिलता है? तो 500 रुपए प्रतिवर्ष प्रति शिक्षक को मिलते हैं, ठीक है? एक शिक्षक को कितना रुपए मिलता है? तो प्रतिवर्ष का 500 रुपए मिलता है, ठीक है? टीएलएम की सामग्री क्या होती है? इसमें बहुत सारी टीएलएम की सामग्री आ जाती है, तो उसमें गोंद है, रंग है, सुई धागा, कैंची, चार्ट पेपर, मैप, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है? अगर टीएलएम के एग्जाम्पल पूछे तो ये सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो शिक्षक अनुदान समझ गए ना आप कि शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु शिक्षण अनुदान दिया जाता है, मतलब शिक्षक अनुदान दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो 500 रुपए प्रतिवर्ष, एक साल में 500 रुपए मिलता है जितने भी टीचर हैं उनको। फिर टीएलएम के प्रबंधन जो होता है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ठीक है? जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके प्रबंधन में टीचर की क्या भूमिका है? तो पहला है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए शब्द कार्ड, वर्ड कार्ड आदि का निर्माण करना चाहिए। तो आप प्राथमिक विद्यालय में आपकी टीचिंग वीचिंग लगी होगी, आपने बहुत सारे चार्ट वगैरह वहां पर देखे होंगे, एक में गिनती लिखी होती है, एक में ओलम वगैरह लिखी होती है, ठीक है? तो ये क्यों है, क्यों, कहाँ से आता है? तो ये टीएलएम है, ठीक है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो टीचर लेकर आते हैं, जो उन्हें रुपए मिलता है उससे, ठीक है? इससे क्या होता है? शब्द भंडार में शब्द कार्ड, ये सब, ठीक है? शब्द भंडार भंडार जो है उनका बढ़ता है, ठीक है? काउंटिंग वगैरह आ जाती है उन्हें, जो पहाड़े वगैरह हैं वो आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा कि अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? तो आपको पता है कि कई सारे विषय होते हैं, कोई एक विषय तो है नहीं, तो जितने भी विषय हैं उनके लिए अलग-अलग शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? उनका निर्माण किया जाता है। तीसरा कि भाषा शिक्षण हेतु शिक्षक को छोटी-छोटी कहानियाँ, गीतों तथा कविताओं का प्रयोग करना चाहिए। अब भाषा शिक्षण जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसमें टीचर को क्या करनी चाहिए? छोटी-छोटी कहानियाँ बच्चों को सुनाओ आप, ठीक है? गीत सुनाओ, कविताओं के माध्यम से उन्हें समझाओ तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, ठीक है? तो इनका यूज़ करना चाहिए। फिर लास्ट है कि हो सके वेस्ट सामग्री से टीएलएम का निर्माण करना चाहिए ताकि बच्चे भी वेस्ट सामग्री से कुछ नया बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें, ठीक है? जो भी स्कूल में बच्चे देखते हैं कागज़-वागज़ फेंक देते हैं,
ठीक है? तो उस वेस्ट मटेरियल को बच्चों से इकट्ठा करवाओ और उससे कोई चीज़ बनाकर दिखा दो बच्चों को। तो बच्चे भी इससे मोटिवेट होंगे और वो भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया ये। अब हम बा जान लेते हैं कि लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं। लर्निंग कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछेगा आपसे। ठीक है, कि लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो लर्निंग कॉर्नर का अर्थ होता है सीखने का कोना। ठीक है, इंग्लिश में भी समझ लो, हिंदी में भी समझ लो, क्या होता है? सीखने का कोना। कॉर्नर मतलब कोना। लर्निंग कॉर्नर से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से है जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित तरीके से रखी होती है। मतलब ये एक ऐसा कोना होता है जहाँ पर बच्चे सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शिक्षण अधिगम से संबंधित सारी सामग्री जो होती है वो व्यवस्थित रूप से रखी होती है। लर्निंग कॉर्नर जो होता है वो पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, कहानियों का संग्रह होता है। इससे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो सिंपल सा आप समझिए कि लर्निंग कॉर्नर मतलब होता है सीखने का कोना। ठीक है, लर्निंग कॉर्नर से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से होता है जहाँ पर सारी वस्तुएँ जो होती हैं पाठ्य सामग्री से संबंधित, ठीक है, शिक्षण अधिगम से संबंधित सारी व्यवस्थित रूप से रखी होती हैं। आप वहाँ पर जाएँ, पढ़ें, ठीक है? बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, कार्य पुस्तकें रखी होती हैं, पाठ्य पुस्तकें रखी होती हैं, ठीक है? कहानियों का संग्रह होता है। आप जो भी आपका मन है वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं और उसे आराम से वहीं पर रख दें। ठीक है? तो इससे क्या होता है, छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये होता है लर्निंग कॉर्नर। महत्व क्या है लर्निंग कॉर्नर का? तो पहला कि जितने भी कठिन प्रकरण होते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें कठिन-कठिन होती हैं, ठीक है? उन्हें आसान बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ट्रिक वगैरह रखी होती है, कुछ ना कुछ बुक्स ऐसी होंगी जिससे आपको ट्रिक पता चल जाएगी, आप समझ जाएँगे, ईज़ी लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है? तो जो कठिन प्रकरण होते हैं, उन्हें आसान बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरा कि इसके माध्यम से उत्तम शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाता है। एक ऐसा वातावरण हम बनाते हैं जैसे एक तरीके से लाइब्रेरी है, जहाँ पर आप शोर-शराबा नहीं करते, बस चुपचाप पढ़ते हैं। तो वैसे ही है कि इसके माध्यम से उत्तम शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाता है। तीसरा है कि इसके माध्यम से गणित जैसे विषय भी रुचिकर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो गणित बहुत बोरिंग लगता है कई लोगों को, ठीक है? तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्व हो गया किसका, लर्निंग कॉर्नर का। अब हम जान लेते हैं पाठ्य पुस्तकों के बारे में कि पाठ्य पुस्तकें कैसे हेल्प करती हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकें जो है वो प्रमुख हैं। इनका बहुत महत्व है। इनके माध्यम से अतीत का ज्ञान तथा अनुभव जो है संचित किए जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना पाठ्य पुस्तकों का कितना महत्व है, कि जो करती क्या है पाठ्य पुस्तकें, तो इनका बहुत महत्व है। इनके माध्यम से जो अतीत का ज्ञान होता है, जो बहुत पुराना ज्ञान है, ठीक है? और जो अनुभव होते हैं, जो हमें एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें हम संचित कर लेते हैं और किसे देते हैं वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस, तो जो आने वाली पीढ़ी है हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन अनुभवों के ज़रिए। ठीक है, तो ये है पाठ्य पुस्तकें। तो हैरोलिकर ने क्या कहा है कि पाठ्य पुस्तकें ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं एवं प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ठीक है, सिंपल सी है, आ सकती है, याद रख लेना। नाम याद रखना हैरोलिकर। ठीक है, हैरोलिकर ने क्या कहा कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तकों के चयन का सिद्धांत देख लेते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैसे आप पाठ्य पुस्तकों का चयन करते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो लैंडन ने क्या कहा है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पर उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। इसका चयन करते समय इनके गुणों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ठीक है? मतलब अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है? कोई ऐसी-वैसी पुस्तक ले आए आप तो फिर क्या ही सीखेंगे वो। ठीक है? तो अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वो बहुत आवश्यक होती हैं। उनका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। इनके चयन करते समय इनके गुणों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब पॉइंट्स देख लेते हैं कैसे आप चयन करेंगे। तो पहला है कि उपयुक्त विषय सामग्री। इसमें क्या है कि छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6th क्लास का बच्चा है, आप 8th क्लास की बुक ले आएँ, ठीक है? उसके अनुकूल हो। तो मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा कि नैतिकता की बातें उसमें होनी चाहिए, ठीक है? कुछ उल्टा-सीधा ना सीखें, नैतिकता की बातें उसमें हों। दूसरा कि भाषा एवं शब्दावली, इसमें क्या है कि सरल बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। जो शब्दावली हो, जो भाषा है, वो बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इतनी टफ है कि बच्चे पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। दूसरा कि पाठ्य पुस्तकों की जो शैली है वो सरलता से जटिलता की ओर होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि कठिन-कठिन चीज़ें आपने पहले रख दी, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम और ये सारी चीज़ें आपने पहले रख दी। बाद में और एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पहले ईज़ी चीज़ें सिखाइए, फिर धीरे-धीरे टफ़ करते जाइए। ठीक है, छपाई की अगर हम बात करें, तो छपाई के लिए काली, गहरी और चमकने वाली स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब डार्क स्याही का आप यूज़ करो, लाइट जो कलर होते हैं उनका यूज़ कम करो। ठीक है, बच्चों को दिक्कत हो सकती है लाइट कलर में, ठीक है, और फिर इंटरेस्ट भी इतना नहीं बनता, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कागज़ की अगर हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक का जो कागज़ है वो कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है? आसानी से खराब ना हो, अगर पानी-वानी पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शैली कैसी होनी चाहिए, स्टाइल कैसी होनी चाहिए? तो शैली में भिन्नता हो जिससे छात्र का मानसिक विकास हो सके। ठीक है? मतलब ऐसे नहीं कि शब्द आप सीधे-सीधे लिख दें, कुछ चीज़ें स्टाइल में भी लिख दें, थोड़ा बच्चों का इंटरेस्ट बनता है, वो भी शब्द बनाना सीखते हैं। ठीक है? शैली की विशेषता के लिए सरलता, सजीवता, भाव प्रकाशन की स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है? तो ऐसी शैली होनी चाहिए, ऐसी स्टाइल होनी चाहिए जो लिखने की है। तो पुस्तकों की बात हमने कर ली, पाठ्य पुस्तकों की। अब हम बात कर लेते हैं कार्य पुस्तकों की। तो आरंभिक स्तर से ही बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि उत्पन्न करने एवं स्वाधिगम तथा कल्पना शक्ति के विकास के अनुरूप प्राथमिक कक्षाओं में भाषा एवं गणित विषयों में
विषयों के लिए अलग-अलग कार्य पुस्तकें जो हैं वो विकसित की गई हैं। इनमें छात्रों को कार्य दिए गए होते हैं जिन्हें छात्रों को हल करना होता है। तो वर्क बुक से मतलब समझ रहे हैं आप, जो कॉपी वगैरह होती हैं, रजिस्टर वगैरह इसमें हम लोग जो होमवर्क वगैरह होता है वो करते हैं। ठीक है? तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर, कॉपीज़ की बात हो रही है। ठीक है? पुस्तकें तो हमने पढ़ ही ली, अब कॉपियों की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग काम वगैरह करते हैं। ठीक है? होमवर्क वगैरह दिया जाता है हमें या रफ वगैरह की तरह यूज़ करते हैं या प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो वही चीज़ें। ठीक है? अब ये कार्य पुस्तकें हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं? तो कार्य पुस्तिका जो होता है वो व्यावहारिक उपयोग के लिए तैयार की जाती है, ठीक है? व्यावहारिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। दूसरा कि बच्चों को विषय सामग्री का अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए इसे विकसित किया जाता है, ठीक है? जो भी क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, उसका अधिक से अधिक आप अभ्यास कर सकें, जैसे मैथ के जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो उसके लिए इनको तैयार किया जाता है। तीसरा कि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि तथा उन्हें दक्षता एवं कौशल प्रदान करने के लिए इनका विकास किया जाता है, ठीक है? तो इसलिए कार्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है ताकि आप बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उन्हें दक्षता एवं कौशल प्रदान हो, ठीक है? तो ये हो गए कार्य पुस्तिका के उद्देश्य, इतना ही है इसमें। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा कवर कर देंगे, ठीक है? ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो और मुझे पता है कि आप लोग भी बोर हो जाएँगे अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो। एक बार में इतना रिवाइज़ कर लेना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर करा देंगे, ठीक है? जिसमें हम लोग शिक्षक संदर्शिका के बारे में पढ़ेंगे, जो रजिस्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो संस्थाएँ वगैरह दी गई पीएनपी, एनपी इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है?